चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन की, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, फिर अलग अलग टाइप के फिनोमिना हमें पढ़ने, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं लाइट के इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना स्कैटरिंग क्या होती है, डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ फिनोमिना हमें इस चैप्टर में और पढ़ने हैं, लाइट के ही फिनोमिना है ये भी। जैसे रिफ्लेक्शन वाज द फिनोमिना फॉर लाइट, रिफ्रैक्शन भी आपका लाइट का फिनोमिना था, वैसे ही डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, है ना, और एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये तीन फिनोमिना हम और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम ह्यूमन आई से करेंगे कि पहले ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, प्लस उसके डिफेक्ट्स, कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं हमारी आंखों में और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हेड डाल लेना, ह्यूमन आई इन कलरफुल चैप्टर का नाम है, और पहला हेड डालेंगे ह्यूमन आई। पहले अपन ह्यूमन आई पढ़ेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन आई। हाँ, चैप्टर का नाम तो लिख लो। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो सब इन डालना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें लिखना ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट spherical, human eye is almost spherical in shape, spherical in shape, having a diameter of, having a diameter of, having a diameter of approximately 2.3 centimeter, approximately 2.3 centimeter, 2.3 centimeter, approximately 2.3 centimeter. So stop. The front portion, the front portion, the front portion which sharply bulges out, the front portion which sharply bulges out, bulges out मतलब जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, the front portion which sharply bulges out is covered with a, is covered with a, is covered with a transparent and tough membrane, transparent and tough membrane called cornea, called cornea, CORNEA। ठीक है, अगर अपन डायग्राम देखें यहाँ पे सामने, तो ये जो फ्रंट का बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है, मतलब स्फीयर आपका कैसा रहेगा, नॉर्मली स्फीयर कुछ सीधा ऐसे ही रहेगा ना, बट फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बाहर ऐसा निकला हुआ, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय शार्पली बल्जेस आउट। और उस एरिया के बाहर एक कवरिंग है जिसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ये कवरिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वरना लाइट अंदर नहीं जा पाएगी, लाइट अंदर जाएगी तब तो इमेज हमें दिखेगी ना, राइट। तो ये कवरिंग हार्ड भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है,
तो हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट लिखे, कवरिंग एंड टफ ऑल्सो, हार्ड एंड टफ, ठीक है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज कॉर्निया, ठीक है। अब कॉर्निया के पीछे क्या है इसके बारे में लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, बिहाइंड द कॉर्निया, behind the cornea, behind the cornea is a region, behind the cornea is a region, is a region which contains a liquid called, which contains a liquid called, which contains a liquid called aqueous humor, AQUEOUS, यहाँ डायग्राम में दिख जाएगा, AQUEOUS, aqueous humor, HUMOUR, एक्वस ह्यूमर। इस एरिया में ना, जस्ट ये आपका कॉर्निया है, इसके पीछे वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये गैप है ना, यहाँ पे आपका एक फ्लूइड भरा है जिसको अपन बोलते हैं एक्वस कॉर्निया, बेसिकली सॉरी एक्वस ह्यूमर। बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपके आई को नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और एक प्रेशर बना के रखेगा, मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो ये कॉर्निया अंदर भी जा सकता है, तो बेसिकली वो लिक्विड एक प्रेशर बिल्ड करके रखेगा ताकि कॉर्निया बाहर ही निकला रहे, ठीक है। तो क्या लिखे, बिहाइंड द कॉर्निया इज अ रीजन which contains a liquid called aqueous humor, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद next to it is present, next to it is present, next to it is present a circular colored diaphragm, a circular colored diaphragm, a circular colored diaphragm, 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 ये diaphragm अपन वहां भी पढ़ते ना लंग्स में, diaphragm called iris, called iris, called iris, with a hole in its center, with a hole in its center, with a hole in its center, called pupil, called pupil, PUPIL, ठीक है। अब देखो उसके पीछे जस्ट ये आपका एरिया था जहां पे एक्वस ह्यूमर है, उसके जस्ट पास ये जो आपको ऊपर से स्ट्रक्चर आता हुआ दिख रहा है, ऊपर और नीचे से, दीज आर आइरिस, ठीक है, जो बेसिकली आपके आंखों का कलर्ड पार्ट होती है ना, हम देखते हैं ना सबकी आंखों का कलर अलग अलग होता है, किसी की भूरी होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, राइट, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ आइरिस, ठीक है। आइरिस डिसाइड्स द कलर ऑफ योर आई, ठीक है, और ये बेसिकली डिसाइड होता है आपके हेरिडिटी से, मतलब आपके पेरेंट्स की आई का कलर क्या है उससे भी ये चीज डिसाइड होती है, दोनों में से किसी एक का आंख का कलर आपका होगा, ठीक है, आप आंखों के तारे हो ना, तो आंखों का कलर सेम होगा, किसी ना किसी से मिलता होगा वो कलर, या तो पापा से या तो मम्मी से, ठीक है। उसके जस्ट बीच में अगर आप देखोगे आइरिस के बीच में एक होल है, दैट होल इज नोन एज प्यूपिल। एक्चुअली ये होल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आंख के अंदर जानी है, ठीक है। अगर ये होल छोटा हो गया, मान लो कुछ ऐसा ना, ये आपका आइरिस है, अगर ये होल छोटा हो गया तो इतनी जगह बची है लाइट को अंदर जाने के लिए, और अगर ये होल बड़ा हो गया तो इतनी जगह है लाइट को अंदर जाने के लिए, समझ रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कैसी है लाइट की, उस हिसाब से ये आइरिस ऊपर नीचे होके प्यूपिल को बड़ा छोटा करता है। तो आइरिस इज बेसिकली, आप बोल सकते हो कि कंट्रोल है जो होल को बड़ा छोटा कर रहा है, एंड दैट होल इज नोन एज प्यूपिल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी काफी है, आपकी आंख में काफी लाइट जा रही है, तो उसके लिए होल का बड़ा होना जरूरी नहीं है, हम छोटे से होल से भी उस उतनी लाइट को हम एंटर करा सकते हैं, बिकॉज लाइट की इंटेंसिटी काफी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होल आपका छोटा रहेगा। पर जैसे अगर आप एक डार्क रूम के अंदर जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक थिएटर के बाहर खड़े हो अभी, है ना, पिछला शो चल रहा है, वो जैसे ही छूटेगा फिर आपकी बारी आएगी, आप अंदर जाओगे, पर तुरंत जब जाते तो तुरंत आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है, तुरंत। पर कुछ समय के बाद आपको चीजें दिखनी चालू हो जाती है, यहाँ आपको सीट्स दिखती हैं, वहां पे लोग बैठे हुए दिखते हैं, राइट। उसका कारण क्या होता है कि जब तक आप बाहर थे आपका प्यूपिल जो है वो छोटा था, ठीक है। अब प्यूपिल टेक्स टाइम टू एडजस्ट, आइरिस को
ओपन होने में और प्यूपिल को बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम तक आपको चीजें दिखती नहीं अंदर। और जैसे ही आपका प्यूपिल बड़ा हो गया है ना, तब आपको एक्चुअली वहां पे अंदर इंटेंसिटी कम है लाइट की, तभी आपका होल वहां पे बड़ा होगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द लाइट टू गेट इनटू योर आईज। ठीक है, इसलिए द प्यूपिल टेक्स टाइम। अब यही चीज जब बाहर आते हो तब भी ये चीज होती है ना, जब आप एक डार्क रूम से बाहर आओगे ब्राइट में, तब भी हमारी आंखें थोड़ा टाइम देती है ना, टू सेट। तो प्यूपिल को टाइम लगता है सेट होने में, जब भी इंटेंसिटी हाई से लो या लो से हाई होगी। एक्चुअली वो आइरिस सेट होता है, ओपन होगा या क्लोज होगा, उससे होल बड़ा या छोटा होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका आइरिस विथ अ होल इन इट या होल इन द बिटवीन, जिसका नाम अपन क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। ठीक है, अब वो प्यूपिल के बाद एक और आपको चीज दिख रही है, ये है लेंस। ठीक है, क्या है ये? लेंस। हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दो टाइप के लेंस पढ़े ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हमारी आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस से मतलब वो रियल इमेज बनाने वाला है, क्योंकि कॉनकेव तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये इमेज आपकी मतलब जो भी लाइट यहां से आ रही होगी, ये जाके आपकी रेटिना में इमेज बनाएगी। समझ रहे हैं? अब ये बनेगी इन्वर्टेड इमेज, है ना, बट मुझे तो सब आप लोग इरेक्ट दिख रहे हो। तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और उसको वापस से इन्वर्ट करके वो इरेक्ट हो जाती है इमेज। क्योंकि हमें पता है कि रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड इमेजेस, तो ये इमेज इन्वर्टेड बनेगी, बट ब्रेन, क्योंकि देखो ये आपका पार्ट आपका ऑप्टिक नर्व से भी कनेक्टेड है। एवरी सेंस ऑर्गन इज कनेक्टेड टू ब्रेन वाया नर्व। नर्व से अपन पढ़े ना, नर्व से न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके बॉडी के हर पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व होगी, कान में ऑडिटरी नर्व होती है। समझ रहे हैं? तो ये नर्व आपके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएगी। मैं आज आप लोग को देख रहा हूँ, मैं पहचान कर रहा हूँ कि हाँ ये श्रेयांश है, ये नैतिक है, क्योंकि मेरा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है, राइट। क्योंकि मैंने इनको पहले देखा है, तो वो मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है इनका चेहरा। आज से 5 साल बाद भी देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा, हो सकता है नाम नहीं याद होगा, बट ब्रेन ये पहचान जाएगा कि हाँ ये लड़का देखा देखा है। समझ रहे? तो ये ब्रेन का आपकी आंखों से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी आप चीजों को मेमोराइज कर पाओगे, राइट, याद रख पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। एक्चुअली याद तो करोगे, बट अल्टीमेटली इट शुड बी रिकॉल्ड ऑल्सो, याद आना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन का कनेक्शन है, इसके पीछे आपका रेटिना है, और ये जो लेंस है, लेंस के ऊपर आपको एक मसल दिखा होगा जहां पे लिखा होगा सीलियरी मसल्स। ये मसल्स का काम क्या है? ये आपके लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे। अब जैसे हमने देखा था ना कि कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज आपको अलग अलग साइज की दिखती है, रियल दिखती है, वर्चुअल दिखती है। तो वहां पे आपको डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, राइट, क्योंकि वहां पे फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने एक लेंस ले लिया है तो उसका लेंस का फोकल लेंथ वही रहेगा, राइट। बट अगर मुझे यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट को भी देखना है और फार ऑब्जेक्ट को भी देखना है, तो मेरे पास लेंस तो एक ही है, कॉन्वेक्स लेंस जो अंदर है। तो हम बार बार तो उसको चेंज करके फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते ना, कि हाँ मुझे दूर का देखना है तो मैं ज्यादा फोकल लेंथ वाला या कम फोकल लेंथ वाला लेंस लगा लूं। तो आपका जो लेंस पहले से इनबिल्ट है, ये अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। तो ये जो सीलियरी मसल्स है ना, ये आपके लेंस का फोकल लेंथ चेंज करते हैं। अगर आपको दूर की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ कुछ और होगा, अगर आपको पास की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ कुछ और होगा। समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं, तो हमारे पास ऐसा कुछ फीचर नहीं है कि दूर के लिए हम लेंस चेंज करते हैं, आंखों का अंदर वाला लेंस, राइट। तो एक ही लेंस है जो एडजस्ट होगा ताकि आप उसी लेंस से नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देख सको और फार अवे ऑब्जेक्ट भी देख सको। तो उसके लिए एक सीलियरी मसल्स है जो आपके लेंस को बड़ा या छोटा करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका फोकल लेंथ कैसा रखना है। जहां ये सीलियरी मसल खराब होने चालू हुए ना, एज के साथ खराब होते हैं ना, तब ये मसल्स काम नहीं करेंगे और उस समय फोकल लेंथ फिक्स हो जाएगा आपके लेंस का अंदर वाले। समझ रहे हैं? तब ऐसा हो सकता है कि या तो आपको पास की चीजें ना दिखे या तो दूर की ना दिखे, तो फिर हम करेक्शन करने के लिए बाहर से एक एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉन्केव। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अच्छा, एक और लिक्विड भी अंदर, विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर का काम भी नरिशमेंट के लिए है, प्लस ये आंखों का शेप बना के रखता है। मतलब अगर कुछ होगा नहीं अंदर तो ये अंदर आंख पिचक जाएगी ना अंदर, तो जस्ट टू मेक दैट शेप स्फेरिकल, एक लिक्विड और होता है अंदर जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। एक का नाम है एक्वस ह्यूमर, एक आपका है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ओके। कहां तक लिखे हैं?
with a hole in its center called pupil. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना बिहाइंड आइरिस. अब पीछे जाते हैं अपन, ये लेंस के बारे में बात कर लेते हैं. बिहाइंड आइरिस is a crystalline convex lens. Is a crystalline convex lens. अच्छा, ये लेंस किसका बना होगा? मसल्स का. कांच तो नहीं है ना अंदर, इतना तो श्योर है ना. कांच तो नहीं है अंदर, तो लेंस कहां से बना? हम तो यही पढ़े ना, लेंस ग्लास का होगा, राइट? लिक्विड प्रोटीन का बना होता है ये लेंस. ठीक है, प्रोटीन अगर सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. अगर वो सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकली अरेंज है तो. अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे. और ये लेंस को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, राइट? तभी लाइट अंदर जा पाएगी. ओपेक नहीं होना चाहिए. ओपेक कब होता है? एज के साथ, जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है. देखिए किसी को मोतियाबिंद हुआ है, कैटरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में. मोतियाबिंद में क्या होता है, ये पूरी आंखों का जो ये लेंस है ना, ये लेंस ओपेक हो जाता है. मतलब प्रोटीन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है. तो फिर उसका एक ही उपाय, आप सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट करते हैं अंदर, जिससे फिर आपको वापस दिखना चालू हो जाता है. अदरवाइज क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगा पूरा आंखों के सामने, लेंस के सामने. एक्चुअली लेंस बिकम्स ओपेक बिकॉज प्रोटीन का पूरा अरेंजमेंट चेंज हो गया है. उसका जो सिमेट्रिसिटी है ना, वो डिस्टर्ब हो गया है. तो अब नाउ दैट लेंस इज नो मोर ट्रांसपेरेंट. ठीक है, क्या लिखे? बिहाइंड आइरिस इज अ क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस. बिहाइंड आइरिस इज अ crystalline convex lens held in its place by held in its place by held in its place by ciliary muscles. CILIARY, ciliary muscles. Full stop. After the lens, after the lens, after the lens, the eye is composed of, the eye is composed of, eye is composed of vitreous humor, vitreous humor, vitreous humor. इसके ब्रैकेट में लिखना, विट्रस ह्यूमर के ब्रैकेट में. इट मेंटेन्स द राउंड शेप ऑफ द आई. ब्रैकेट क्लोज कर देना. विट्रस ह्यूमर. ठीक है, फुल स्टॉप. द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ डेलिकेट, द इमेज इज फॉर्म्ड, एक पार्ट बच गया रेटिना. द इमेज इज फॉर्म्ड, the image is formed on a delicate innermost, on a delicate innermost, innermost light sensitive membrane, light sensitive membrane. innermost सबसे अंदर का पार्ट वही है और लाइट सेंसिटिव है. light sensitive membrane of the eye called retina, of the eye called retina. Full stop. Retina contains a, retina contains a, retina contains a blind spot, retina contains a blind spot where the optic nerve enters the eye,
where the optic nerve enters the eye. Where the optic nerve enters the eye. जैसे देखो यहाँ हमने क्या बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये दो लाइट रेज आई, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, उसने यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया। मान लो अगर ये यहाँ कन्वर्ज करता तो आपको नहीं दिखता इमेज, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे तो स्क्रीन है ही नहीं। समझ रहे? आपकी रेटिना कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक पूरी है, यहां से यहां तक पूरी है, बट इस तरफ एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे ऑप्टिक नर्व एंटर कर रहा है आई के, वहां पे आपका क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब अगर वहां पे दोनों कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ब्लाइंड स्पॉट। उस समय मतलब वो जगह ब्लाइंड है। ठीक है, एक और लाइन लिखना, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज, it is called blind spot because it is totally insensitive to light. It is totally insensitive to light. It is totally insensitive to light. ठीक है, ये हो गया आपका आई का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देना डायग्राम बनाने के लिए, आप लोग घर में डायग्राम बना देना इसका। ठीक है, अब हम आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन देखते हैं। जो मैंने आपको समझाया कि आइरिस और प्यूपिल को सेट होने में टाइम लगेगा, है ना। अगर आप एक डार्क रूम से लाइट रूम में आ रहे हो या लाइटेड रूम से डार्क रूम में जा रहे हो तो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट, तो उसका रोल लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन डालना, जगह छोड़ देना आई के डायग्राम के लिए। नेक्स्ट लाइन डालना, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। पहले आइरिस पीपल का फंक्शन देखते हैं, फिर ओवरऑल आई का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, आई का फंक्शन तो सबको पता है, राइट। ठीक है, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल लिखना है इसमें हाइफन डाल के। द फंक्शन ऑफ आइरिस, द फंक्शन ऑफ द आइरिस the function of iris is to regulate, is to regulate, regulate मतलब क्या होता है, फैन का रेगुलेटर होता है ना, उससे क्या करते हो आप लोग, स्पीड कंट्रोल करते हो। यहाँ पे आइरिस लाइट कंट्रोल करेगा कि कितना अंदर भेजना है, कितना नहीं भेजना है, मतलब वो ओपनिंग को रेगुलेट करेगा, कम ज्यादा करना। तो हम फैन के रेगुलेटर से भी स्पीड कम ज्यादा करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेगुलेटर, राइट। तो रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे, the function of the iris is to regulate the amount of light, is to regulate the amount of light entering the eye, is to regulate the amount of eye, sorry, light, amount of light entering the eye, entering the eye by means of an, by means of an, by means of an involuntary muscle control। involuntary, involuntary मतलब क्या होता है, which are not in our will, है ना। involuntary muscle control। देखो अगर आप देखोगे तो सीलियरी मसल सिर्फ लेंस से कनेक्टेड नहीं है, आइरिस से भी कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको, डायग्राम समझ में आ रहा है। सीलियरी मसल ने लेंस को तो बीच में फंसा के रखा हुआ है, बट आइरिस से भी कनेक्टेड है सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो सीलियरी मसल से आइरिस भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो बाय मींस ऑफ एन इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, when the intensity of light, when the intensity of light entering the eye, when the intensity of light entering the eye is high, is high। कभी कोई टॉर्च मारता है आंख के ऊपर, या फिर अपन अगर
सन को देखते हैं, हमारी आई का प्यूपिल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो when the intensity of light entering the eye is high, comma, the pupil contracts. The pupil contracts so as to reduce. The pupil contracts so as to reduce the amount of light entering the eye. So as to reduce the amount of light entering the eye. And vice versa भी लिख लेना, vice versa. And vice versa. Vice versa का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो प्यूपिल रिलैक्स होगा, है ना, ताकि लाइट अंदर जा सके, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम है बाहर, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है, फुल स्टॉप। द प्यूपिल टेक सम टाइम, द प्यूपिल takes some time, the pupil takes some time to adjust its size, to adjust its size. ठीक है, इसका एक एग्जांपल नीचे लिखते हैं, वही थिएटर वाला एग्जांपल लिख सकते हैं नीचे। The pupil takes time to adjust, ठीक है, its size. नेक्स्ट लाइन में एक एग्जांपल लिखना। While entering a cinema hall, while entering a cinema hall, while entering a cinema hall, it is difficult to locate your seat. It is difficult to locate your seat. It is difficult to locate your seat. Full stop. But after some time, we are able to see the other persons. But after some times, we are able to see the other persons. We are able to see the other persons sitting in the hall. Sitting in the hall. Sitting in the hall. Stop. This happens because. This happens because. This happens because when we were out of the cinema hall, when we were out of the cinema hall, where intensity of light was high, where intensity of light was high, तो यहाँ पे साइज कैसा रहेगा प्यूपिल का, छोटा कि बड़ा, छोटा, कॉमा, द साइज ऑफ द प्यूपिल वाज स्मॉल, द साइज ऑफ द प्यूपिल वाज स्मॉल। जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, जब हम बाहर थे सिनेमा हॉल के तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी तो प्यूपिल छोटा रहा होगा, द साइज ऑफ द प्यूपिल वाज स्मॉल, फुल स्टॉप। when we entered the cinema hall, when we entered the cinema hall, when we entered the cinema hall, जहां पे क्या इंटेंसिटी कम है, where the intensity of light is low, where the intensity of light is low, where the intensity of light is low, comma, the size of the pupil is, the size of the pupil is, the size of the pupil is insufficient. छोटा है pupil, it is not sufficient, it is insufficient to bring in the required amount of light, to bring in the
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट। तो अब क्या होगा, आपके जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, ये ऑटोमेटिकली आइरिस को ऊपर खींचेंगे, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा, नीचे वाला नीचे खींचेगा, अपने आप प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। बाय इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल, बाय इनवॉलंटरी muscle control, involuntary muscles are the muscles which are not in our control। जैसे कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, द मसल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, है ना, लंग्स, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते मसल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, द मसल प्रेजेंट इन आर्म्स एंड लेग्स, दे आर इन अवर कंट्रोल। मैं चाहूंगा कि हाथ को ऊपर करना है तो अभी करूंगा, नहीं करना चाहूंगा तो नहीं करूंगा, तो दे आर इन अवर कंट्रोल। ये आप लोग पढ़े ना टिश्यूज में कि मस्कुलर टिश्यू आपके 3 टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी और एक कार्डियक। कार्डियक जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, by involuntary muscle control the size of the pupil increases, the size of the pupil increases। समझ गए? ठीक है, तो प्यूपिल आप बोल सकते हैं, प्यूपिल इज जस्ट एन ओपनिंग जो छोटी बड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ आइरिस, और आइरिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? सीलियरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट डालना वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, ये तो आपका हो गया फंक्शन आइरिस और प्यूपिल का क्या है। नेक्स्ट लिखना वर्किंग ऑफ आई, इसको लिखना द लाइट रेज, द लाइट रेज, द लाइट रेज entering the eye, the light rays entering the eye, कभी भी ऑब्जेक्ट से ही लाइट आएगी ना, आंख लाइट नहीं मारेगा ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट आंखों के अंदर जाएगी। तो लाइट एंटरिंग द आई आर फोकस्ड ऑन द रेटिना, आर फोकस्ड ऑन द रेटिना, आर फोकस्ड ऑन द रेटिना by the eye lens, by the eye lens। A real and inverted image, a real and inverted image, a real and inverted image of the object is produced on the retina, of the object is produced on the retina। यार रिफ्रैक्शन ही होने वाला है ना, फिनोमेना क्या होगा? रिफ्रैक्शन। जब अंदर लाइट जाएगी तो इट विल बेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। द राइट, द रेटिना कन्वर्ट्स, द रेटिना कन्वर्ट्स, द रेटिना कन्वर्ट्स light energy into, light energy into, ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड, इंपल्सेस होते हैं ना। तो द रेटिना कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी which reaches the brain, which reaches the brain, which reaches the brain by optic nerves, by optic nerves। ऑप्टिक का मतलब ये होता है रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, फुल स्टॉप। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द ब्रेन, आपके ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं ना, अपन ब्रेन पे पढ़ेंगे तो 3 ब्रेन होते हैं आपके, 3 पार्ट होते हैं, इन ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, और हर तरफ अलग अलग टाइप के लोब्स होते हैं। जैसे एक लोब होता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी पढ़े अपन कहीं पे? कहाँ पढ़े ऑल्फैक्टरी? इंडिकेटर्स में, दोज इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल से बताते हैं
कि whether the particular substance is acid or base. तो olfactory वर्ड वही स्मेल वाला ही है. तो हमारे ब्रेन में एक olfactory लोब होता है, एक ऑप्टिक लोब होता है. ऑप्टिक लोब का काम होता है जो आपके सिग्नल्स को रिसीव करता है, आइदर साउंड सिग्नल या लाइट सिग्नल, बट सारे सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ब्रेन तक पहुंचते हैं. समझ रहे हैं? तो वो अलग अलग लोब का काम है कि ये डिटेक्ट करेगा कि वेदर साउंड आया है कि लाइट आई है. ठीक है. ओके. द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स and produces sensation of vision and produces sensation of vision. Produces sensation of vision. मतलब अब ये श्योर होगा कि अगर रेटिना या ऑप्टिक नर्व इन दोनों में से कोई एक भी डैमेज हुआ तो आपको नहीं दिखेगा. रेटिना डैमेज हुआ तो इमेज ही नहीं बनेगा, फिर वो कहां से उसको कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व तक भेजेगा. और अगर रेटिना सही है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया है तो इमेज तो बन रहा है बट हम देख नहीं पाएंगे. ठीक है. तो एक लाइन और लिखना उसके बारे में. इफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व गेट्स डैमेज्ड, इफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स गेट्स डैमेज्ड, it leads to visual impairment. It leads to visual, if retina or optical or optic nerve gets damaged, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर डैमेज हुई then it leads to visual impairment. visual impairment मतलब आप देखना बंद हो जाएगा ना, impairment मतलब खराब हो जाएगा. ठीक है. visual impairment, IMPAIRMENT, impairment. ठीक है. ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ आई. तो पहले अपन बात की कंस्ट्रक्शन की, डायग्राम, फिर आइरिस प्यूपिल का अलग फंक्शन है और ओवरऑल आई कैसे काम कर रही है उसका फंक्शन होगा. ठीक है. अब एक जो मैंने बीच में आपको बताया था कि फोकल लेंथ एडजस्ट होता है लेंस का, ताकि हम इसी लेंस से पास का भी और दूर का भी देख पाए, है ना. तो उसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रहना, है ना, एकोमोडेट करना. तो हम एक ही लेंस से सब टाइप के ऑब्जेक्ट को हमारे आंखों में एकोमोडेट कर सकते हैं. या कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हमको इसी लेंस से दोनों दिख जाए. या कोई ऑब्जेक्ट दूर में हो, कोई ऑब्जेक्ट पास में हो, इसी लेंस से हमें वो दिख जाए. तो इस लेंस को एडजस्ट होना पड़ेगा, जिसको जो कौन करता है एडजस्टमेंट, उसका सीलरी मसल्स अगेन. ठीक है. ये सीलरी मसल से आपका आइरिस और लेंस दोनों कनेक्टेड है. तो सीलरी मसल आपके लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती है. उसी पावर को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं. और जब ये पावर कम होने लगता है या लॉस हो जाता है पावर, तब हम कहते हैं कि आई डिफेक्टिव हो गई. ठीक है. तो हेड डालना नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन. इसमें इसका डेफिनेशन लिखो डायरेक्टली. द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई to adjust the focal length, the ability of an eye to adjust the focal length, to adjust the focal length of the eye lens, of the eye lens, focal length of the eye lens with the help of ciliary muscles, with the help of ciliary muscles, so as to see nearby, so as to see nearby as well as nearby as well as distant objects, as well as distant objects, is called power of accommodation.
is called power of accommodation. Stop. This enables a range of vision. This enables a range of vision. मतलब इस पावर के कारण हम दूर का भी देख पाते हैं और पास का भी, मतलब एक रेंज बन जाता है। हाँ, यहां से यहां तक मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एडजस्ट नहीं होता, पावर आपका फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होता, तो हम या तो पास की चीजें देख पाते एक बार में, या तो दूर की चीज देख पाते। समझ रहे हैं? जो डिफेक्टिव आई का हो जाता। अगर ये पावर खत्म हो गया, अब जिसको अगर पास का नहीं दिखता है, सिर्फ दूर का ही दिखेगा, तो उसको ऐसा चश्मा लगेगा जिससे उसको पास का भी दिख पाए। ठीक है, चलो इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग भी साथ में बनाना मेरे, कैसे एडजस्ट होगा। एक स्पीयर बनाना और एक पार्ट थोड़ा बल्ज रहेगा बाहर ना, वो एक कॉर्निया। पूरा आंख नहीं बना रहे अपन, ठीक है, सिर्फ मैं आपको वो फोकल लेंथ कम ज्यादा करके दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ कैसा रहेगा, फार अवे नियर ऑब्जेक्ट के लिए आपका फोकल लेंथ कैसा रहेगा। पावर याद है ना, पावर अपन लेंस में कभी पढ़े थे ना, क्या था पावर का फॉर्मूला? मतलब पावर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, याद है ना ये चीज? ये दो डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों डायग्राम। ऑप्टिक नर्व दिखा देना ना, मैं नहीं दिखा रहा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। आपको मिटाऊंगा ना तो पूरा गोला मिट जाएगा। बना यहाँ यहाँ कोंटे से निकाल देना एक ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और वो क्लोज नहीं रहना चाहिए, वरना फिर जाएगा कैसे? बन गया सबका डायग्राम? चलो इसको समझना, दोनों डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो पत्ती पतली बनानी है, और जब फार अवे नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो पत्ती मोटी बनानी है, ऐसा मत सोचना ना। पत्ती बोल रहा हूँ ना, ये लेंस पत्ती ऐसे दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना क्या होगा, बस ये याद रहना चाहिए कि पावर आपका 1 फोकल लेंथ होता है। मतलब जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम। ये तो पढ़े अपन, राइट?
अब देखो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट में है, दूर पे, उससे लाइट आपकी पैरेलल आती है, अपन वहां भी पढ़े थे ना जब अपन रे डायग्राम बनाते थे। तो इस लाइट को पैरेलल मतलब वो ऐसे स्ट्रेट जाती अगर लेंस नहीं होता तो इस लेंस को कितना उसको कन्वर्ज करना है, बहुत कम कन्वर्ज करना है, सिर्फ इतना। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा नहीं है ना इस लेंस का अभी फिलहाल। और आप देखोगे भी तो ये वाला जो आपने लेंस बनाया ना, जैसे एक लेंस आप ऐसा बनाए हो और एक लेंस ऐसा बनाए, तो इसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस कम है, राइट। और जिसका रेडियस ज्यादा उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, राइट। जिसका रेडियस कम उसका फोकल लेंथ भी कम होगा। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, तो ये इसका पावर अभी कम भी है। और पावर ज्यादा चाहिए भी नहीं क्योंकि हमको सिर्फ ऐसे से ऐसे करना है बस, दैट्स इट। जो ऐसे जा रहे थे ना, ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड करना है बस। हल्का सा बेंड करोगे ना वो जाके रेटिना में मीट कर जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं एवरीवन? ठीक है, बट यहां क्या हो रहा है देखो, लाइट एकदम आपका ऑब्जेक्ट पास में है, लाइट ऐसे आ रही है, मतलब ऑलरेडी लाइट डाइवर्जिंग नेचर की है, ये डाइवर्जिंग है और उसको कन्वर्ज करना है। पहले तो स्ट्रेट करोगे उसको और फिर कन्वर्ज करोगे, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे ज्यादा पावर लगेगा आपको, है क्लियर? तभी वो रेटिना में जाके मिल पाएंगे। अभी वो लाइट ऐसे निकल रही है और वो जब तक अगर बीच में कोई लेंस नहीं आती दूर दूर जाते जाएगी। अब बीच में एक ऐसा लेंस रखा है हमने जो कन्वर्जिंग वाला है, तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। बट वो पावर सफिशिएंट पावर होना चाहिए ताकि वो रेटिना पे जाके कन्वर्ज करे। ऐसा ना हो कि रेटिना में कन्वर्ज ना हो, वो पीछे जाके कन्वर्ज हो रहा है, तो हमको रेटिना में कुछ नहीं दिखेगा, हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो धुंधला दिखेगा, यानी वो I'm saying, तो पावर इतना होना चाहिए कि रेटिना पे जाके इमेज बने। अब इसमें मुझे पावर ज्यादा चाहिए क्योंकि ये लाइट ऐसे जाने वाली है, आया ना? अगर ये लेंस नहीं होगा तो लाइट ऐसे जा रही है, उसको पहले स्ट्रेट भी करें और फिर कन्वर्ज भी कराएं, एक पॉइंट पे मीट होना चाहिए ना। तो दैट इज व्हाई ये वाला पावर, ये जो लेंस है ये ज्यादा पावर का होना चाहिए, इसलिए इसका फोकल लेंथ छोटा भी, रेडियस छोटा बनेगा, इसका रेडियस छोटा, फोकल लेंथ कम, और फोकल लेंथ जिसका कम होता है पावर ज्यादा होता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फार अवे, सॉरी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए रहता है। जितने कभी ऐसा तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रीम करके देखते हैं कि क्या लिखा है सामने, दूर से तो हमें चीजें दिख जाती है, बट पास की चीजों को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है मसल्स को। बोलते हैं कि पास से टीवी मत देखा करो, आंखों में जोर पड़ेगा, घर वाले बोलते होंगे, है ना? मुझे तो बोलते थे, आपको भी बोलते होंगे अभी भी, है ना? तो वो आंखों में जोर पड़ेगा मतलब आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रेन होंगे, खिंचाएंगे, समझ रहे? यहाँ रिलैक्स है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होके वो खिंचा रहे हैं मसल्स। तभी तो लिखा है सीलियरी मसल्स स्ट्रेन, ये लिखो ना, यहाँ पे आपके सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगे, बट यहाँ पे वो स्ट्रेन्ड पोजीशन पे रहेंगे। और ज्यादा देर तक अगर स्ट्रेन रहे ना तो वो स्ट्रेन्ड ही रह जाएंगे, समझ रहे? फिर आपको पास का दिखेगा क्योंकि वो स्ट्रेन्ड हो चुके हैं, और दूर का नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी चश्मे पहने होंगे सबको दूर का नहीं दिखता होगा, है ना? पास का सबको दिखता होगा क्योंकि इस एज में यही होता है। इस एज में क्या होता है, इस एज में यही होता है। जो दूसरा कंडीशन है ना वो जनरली ओल्ड एज में होता है, जहां पे आपको पास का नहीं दिखेगा और दूर का दिखेगा, है ना? ऐसे लोग को जिंदगी भर चश्मा नहीं लगता है, बट ओल्ड एज में जाके चश्मा लग जाता है। ठीक है, अब जब मैं ओल्ड एज में पहुंचूंगा या जब आप लोग ओल्ड एज में पहुंचोगे जो चश्मा पहने, तब आप लोग को बाइफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप तब पास का भी नहीं देख पाओगे। तब आप एक टाइप का चश्मा बनवाओगे जहाँ पे एक और ऐसा कट के रहेगा। होगा किसी के घर में अभी भी दादा दादी के पास ऐसा चश्मा होगा जिसके पास यहाँ पे भी नीचे एक गोला बना हुआ है। तो वो दो लेंस है एक्चुअली, ऊपर वाला दूर का देखने के लिए और नीचे वाला पास का देखने के लिए। जनरली देखे होंगे वो पेपर पढ़ते तो ऐसा पढ़ते होंगे क्योंकि वो नीचे है ना ये वाला पार्ट, उनको ऐसा देखना पड़ता है, समझ गए? तो पास का देखने के लिए उनको ये वाला चीज यूज करना है, और दूर का देखने के लिए तो चलो मुंडी उठा के दूर देखेंगे ना, मुंडी नीचे करके तो दूर देखेंगे नहीं। तो इसलिए उस टाइप के लेंस को हम बाइफोकल लेंस बोलते हैं। ये वाला पार्ट कन्वर्ज करेगा और ये वाला पार्ट डाइवर्ज करेगा और ये वाला पार्ट कन्वर्ज करेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई सबको। पावर क्या है, सीलियरी मसल्स ज्यादा स्ट्रेन्ड नहीं रहने चाहिए ज्यादा समय तक, ठीक है? इसलिए हमको बुलाया था कि दूर से देखा करो टीवी को, ठीक है? अब ये ज्यादा अगर स्ट्रेन हो गए या ज्यादा रिलैक्स हो गए ना तो
दो चीजें हो सकती हैं, आपका नियर विजन दूर जा सकता है या डिस्टेंस विजन पास आ सकता है। मतलब जितना एक नॉर्मल आई देख सकती है दूर तक, उतना आप नहीं देख पाओगे, या जितना एक नॉर्मल आई पास का देख सकती है उतना आप नहीं देख पाओगे। जैसे बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर इज द नियर विजन ऑफ योर आई। 25 सेंटीमीटर में रखी वाली चीजों को आप अच्छे से डिस्टिंक्टली देख पाओगे। एकदम पास रख दूंगा बुक को तो आप नहीं रीड कर पाओगे ना, कि रीड करो चलो, तो नहीं रीड कर पाएंगे, राइट। तो 25 सेंटीमीटर हमारा नियर विजन होता है, जहां से आप हर एक चीज को डिस्टिंक्टली क्लियरली देख पाओगे। बट ये विजन अगर पीछे खिसक गया तो अब आपको 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज नहीं दिखेगी, जो जनरली ओल्ड एज वालों के साथ होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अब आपको पास का नहीं दिखेगा। जो पहले आपको 25 सेंटीमीटर तक की चीजें दिख रही थी ना, जब आपकी आंख नॉर्मल थी, अब आपको वो नहीं दिखेगा। ठीक है। और डिस्टेंट वाला पास आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैं, जैसे अभी मैं उतार दूंगा ना तो मुझे सौम्या इशिता सब धुंधले दिख रहे हैं, ठीक है, वैभव भी धुंधला दिख रहा है, ठीक है, अनीश भी धुंधला दिख रहा है, गुंजेश थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, सुयश भी धुंधला दिख रहा है, मतलब सुयश भी ठीक दिख रहा है, मतलब दिख रहा है। मतलब पहले मैं जब मेरी आंख नॉर्मल थी तो मैं चित्रांश तक को अच्छे से देख पा रहा था। मतलब मेरा फार पॉइंट वो था। इस क्लासरूम के लिए मेरा फार पॉइंट क्या था? यही है ना। अब आप वो है, ये फाड़ के तो नहीं देख पाऊंगा। इस क्लासरूम के लिए मेरा फार पॉइंट क्या है और आप लोग का फार पॉइंट क्या है? चित्रांश का फार पॉइंट मैं हूं या ये बोर्ड है, और मेरा फार पॉइंट चित्रांश है। उसके बियॉन्ड मैं देख नहीं सकता, वो मेरा फार पॉइंट है यहाँ के लिए। जब मैं रोड में आऊंगा तो मेरा फार पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट, और भी चीजें दूर तक देख पाऊंगा बट डिस्टिंक्टली नहीं देख पाऊंगा, राइट। बट अभी इस रूम में मेरा फार पॉइंट कम हो गया, ठीक है, तो अब मैं पीछे का नहीं देख पा रहा हूँ, राइट। मतलब ये मेरा डिस्टेंस विजन सामने आ गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक होता है नियर विजन, एक होता है फार विजन या डिस्टेंट विजन। तो डिस्टेंस विजन अगर सामने खिसक जाए या नियर विजन पीछे खिसक जाए, ये दोनों ही को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट। ये दोनों क्या होते हैं? डिफेक्ट। एक को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, एक को हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये डिफेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया ना सबको? तो रटना नहीं है कि ये नियर एक फार है, समझ में आना चाहिए कि नियर से पास से ऐसे लाइट आएगी तो वहां पावर ज्यादा चाहिए। पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, और फोकल लेंथ छोटे लेंस की होगी कम। समझ रहे हैं ना? तो नेक्स्ट क्लास में ये डायग्राम बना के लेके आएंगे सब आई का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफेक्ट्स पढ़ेंगे आई के, ठीक है। चलो थैंक यू। वो रेटिना डिसाइड करता है, मैं उसको लिखवाऊंगा रेटिना में।